एग्जाम्पल नंबर 3 लिखें। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सारी इक्वेशंस इक्वल टू में है, तो एक बार को माइंड में क्या आएगा हमारे में, बिग एम मेथड। इक्वल टू में बिग एम लगाते हैं ना, लेकिन इसमें बिग एम नहीं लगेगा, इस सिंपलेक्स से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू पहले से इक्वेशन किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करें हम, जब इक्वल टू सारे दे रखे हो तो एक बार इसकी मैट्रिक्स फॉर्म रफली लिख लें। कितना आएगा, 1 3 -1 0 2 0 0 -2 4 1 0 0 0 -4 3 0 8 1। देखो एक आइडेंटिटी ये रही, एक आइडेंटिटी ये रही और एक आइडेंटिटी ये रही। तो इक्वल टू वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो इसमें पहले से आइडेंटिटी बनी हुई है हमारी, तो आर्टिफिशियल वैल्यू जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। पुट कर देंगे इसमें जो हमारे पास आइडेंटिटी बना रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x6 x4 और x1। जो वेरिएबल आइडेंटिटी बनाते हैं उन्हें छोड़कर बाकी सब क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। x2 बराबर x3 बराबर x5 इक्वल टू 0। तो जो वेरिएबल आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, उनका मान आ जाता है हमारे पास में। जो स्टार्टिंग की प्रोसेसिंग है ना, क्या करते हैं, क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। सारे इक्वल टू वाले टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशनों को इक्वल टू करते हैं। अगर लेस इक्वल टू इक्वेशन होती है तो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करके इक्वल टू करते हैं। अगर ग्रेटर इक्वल टू इक्वेशन होती है तो सरप्लस वेरिएबल माइनस करके इक्वल टू करते हैं। जब हम सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं तो चेक करते हैं कि आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और ऐड करते हैं। तो यहां पर तो आइडेंटिटी पहले से ही बनी हुई है, तो यहां पर कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको भी 6 वेरिएबल का ही बनाकर लिख लेंगे, ऑलरेडी बना रखा है। तो जो टर्म मिस है ना उन्हें भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। 0x1 -x2 3x3 0x4 -2x5 + 0x6। उसके बाद बनाएंगे सिंपलेक्स टेबल। XB CJ CB B, जितने वेरिएबल हैं इतने y आएंगे यहां पर। CJ क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमम जीरो क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो CJ में लिखे जाते हैं। तो कितना, 0 -1 3 0 -2 और 0, ठीक है। और जो XB है ये इक्वल टू वाली वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन में इक्वल टू में लिखी होती हैं, 7 12 और 10। अब जो पहली इक्वेशन कोएफिशिएंट है पहली रो में लिखे जाएंगे, दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट दूसरी रो में, तीसरी इक्वेशन तीसरी रो में लिखे जाएंगे। तो लिखते हैं 1 3 -1 0 2 0 0 -2 4 1 0 0 0 -4 3 0 1, ठीक है। अब देखिए जो आइडेंटिटी वाले कॉलम है y1 है, y4 है, y6 है, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। कौन से वेरिएबल बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल। ये लिखे जाते हैं बी के नीचे। और लिखे किस क्रम में जाएंगे,
जिस क्रम में ये होते हैं। ये पहला आइडेंटिटी वाला कॉलम है, तो इसे पहला बेसिक वेरिएबल बोलेंगे, चाहे सबसे लास्ट में लिखा हो। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखेंगे हम y1, ये दूसरा बेसिक वेरिएबल कहलाएगा, दूसरा आइडेंटिटी वाला कॉलम है y4, और ये थर्ड वाला बेसिक वेरिएबल कहलाएगा y6। इनके ऊपर जो टर्म्स लिखी होंगी cj के सामने, और वो क्या कहलाएंगे, cb के अंदर आएंगे, यानी cb वाली वैल्यू कौन सी होंगी, cj वाली वैल्यू होंगी हमारे पास। तो y1 के ऊपर 0, y4 के ऊपर 0 और y6 के ऊपर 0। फिर निकालेंगे हम डेल्टा जे। डेल्टा जे होता क्या है वैसे, डेल्टा जे होता है हमारे पास cj माइनस का cb और yj। ठीक है ना, यानी cb का इन y में इंटू करते हैं, ऊपर वाली रो में से माइनस कर देते हैं। तो इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 0, और 0 में से घटाएंगे तो 0। इसका इसमें इंटू करेंगे 0, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, तीनों को जोड़ेंगे 0, और -1 में से घटाएंगे तो -1, ये 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, जोड़ेंगे 0, 3 में से घटाएंगे तो 3, ऐसे ये 0, -2 और 0। जब यहां पर सीबी में सारी टर्म 0 होती है ना, तो ये सीधे ही आ जाता है नीचे हमारे पास, क्योंकि सारी वैल्यू 0 है। अब ये चेक करेंगे सबसे बड़ा डेल्टा जे कौन सा है हमारा। डेल्टा 3 सबसे बड़ा है, पॉजिटिव होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। y3 है हमारे पास सबसे बड़ा, तो यहां लिखेंगे xb अपॉन y3। और जो डिवाइड करते हैं ना तो कभी 0 से डिवाइड करते हैं, ना कभी नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करते हैं। जब इस कॉलम से हम इसको डिवाइड करेंगे xb बटे y3 करेंगे, तो 7 को -6 से करना नहीं करेंगे, माइनस है, क्योंकि 12 को 4 से करेंगे 3, 10 को 3 से करेंगे 10 बटे 3। ठीक है, इन दोनों में चेक करेंगे छोटा क्या है, उसके आगे लिख देंगे मिनिमम। ठीक है, इस मिनिमम के सामने और इस इनकमिंग के सामने जो एलिमेंट होगा उसका बॉक्स बनाएंगे, ये कहलाएगा की एलिमेंट। इसके सामने जो भी आइडेंटिटी वाला वन होगा, वन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो आइडेंटिटी वाले कॉलम वाला वन होगा उसको आउट करेंगे। तो इसके सामने आइडेंटिटी वाला वन ये, इसे हम आउट कर देंगे। ये है हमारा इनकमिंग वेक्टर, ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। कहां के लिए, ये बेसिक वेरिएबल्स के लिए, यानी कि इसमें से हम आउट करेंगे y4 को और इन कर देंगे y3, नई टेबल बनाएंगे। xb y1 y2 y3 y4 y5 y6 0 -2 0। देखिए y1 y4 को तो हटा दिया हमने, क्या लिया, y3 लिया यहाँ पर, y1 y3 y6 हो जाएंगे यहाँ पर, y1 y3 y6, y1 के ऊपर 0, y3 के ऊपर 3, y6 के ऊपर 0। अब आगे क्या करना है हमें, जो की एलिमेंट वाली रो होती है, इस रो को पहले नंबर पर लिखा जाता है, यहां से यहां तक की टर्म्स। ठीक है, ये पहले नंबर पर लिखेंगे कैसे, इस की एलिमेंट को 1 बना के। 1 कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं बनाते, हमेशा डिवाइड करके बनाते हैं। तो 1 तो ऐसे बन सकता है, इसमें 3 माइनस कर दे, बन जाएगा ना, बन जाएगा 1, लेकिन ऐसे नहीं बनाना, हमें हमेशा डिवाइड करके बनाना है। तो हम 4 से इस रो को पूरी को डिवाइड कर देंगे। आगे लिखेंगे 3 0 -1/2 1 1/4 0 और 0। और जो हमारे पास है इनकमिंग वेक्टर वाली कॉलम होता है ना, इसे हमें आउटगोइंग वेक्टर जैसा बनाना होता है, यानी यहां तो 1 बनाना है और इन दोनों को 0 करना है। किसकी हेल्प से करना है, उस की एलिमेंट की हेल्प से, जो हमारा की एलिमेंट बनाया है हमने। तो उस 1 की हेल्प से इस -1 को 0 कैसे बनाएंगे, ऐड कर देंगे सीधा बस, तो हो जाएगा 10 1 -1/2 3/2 5/2 0 1/4 2 और 0। अब इस 3 को 0 बनाना है, तो इस रो में 3 का इंटू करेंगे और इस वाली रो में से माइनस कर देंगे। ये भी ध्यान रखना है हमें कि हमेशा की एलिमेंट वाली रो को ही माइनस करना है, की एलिमेंट वाली रो में से कभी माइनस नहीं करना।
तो उस वाले उसमें से हटा दें, जैसे y1 वाली है तो ये एलिमेंट को -1 बना के जब ये दोनों वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन की है, तो ऐड होकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू अलग है इससे की एलिमेंट से, ये एलिमेंट तो बन गया हमारा, तो हम की एलिमेंट को पहले ऐसा बनाएंगे, इक्वल टू में नहीं बनाते ऐसा हम। ठीक है ना, यानी कि -1 वाले केस को छोड़कर, 1 वाले को छोड़कर बाकी सब में मल्टीप्लाई होती है, केवल इसी मल्टीप्लाई नहीं होती हमारे। तो हम की एलिमेंट वैल्यू में 3 का इंटू किया और इसमें से माइनस कर दिया, 3 का करेंगे 9, 10 में से 9 गए तो 1, ये 0, इसमें 3 का इंटू माइनस का 3/2, -4 में से -3/2 गए तो माइनस के 5/2। ठीक है, ये 0 हो गया, 3/4 -3/4, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह, फिर डेल्टा जे निकालेंगे हम, इसका इसमें इंटू 0, इसका इसमें इंटू 0, इसका इसमें इंटू 0, तीनों को ऐड करेंगे 0 और 0 में से घटाएंगे तो 0, इसका इसमें इंटू 0, इसका इसमें इंटू -3/2, इसका इसमें इंटू 0, दो तीनों को ऐड करेंगे माइनस का 3/2, -1/2 में से घटाएंगे तो प्लस के 1/2 बन जाएगा। इसका इसमें इंटू 0, इसका इसमें इंटू 0, इसका इसमें इंटू 0, तीनों को ऐड करेंगे 0, तीनों को ऐड करेंगे 3 और 3 में से घटाएंगे तो 0, इसका इसमें इंटू 0, इसका इसमें इंटू 3/4, 0, ऐड करेंगे 3/4, 0 में से घटाएंगे तो माइनस के 3/4, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तीनों को ऐड करेंगे 0, 2 में से -2 हटाए तो -2 ही आ जाएगा और ये 0। जो हमारे आइडेंटिटी वाले कॉलम है ना, उनके नीचे ऑलवेज 0 आएगा। ऐसा तो हो सकता है बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम के नीचे 0 आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आइडेंटिटी वाले कॉलम के नीचे नॉन जीरो वैल्यू आए। अगर ऐसी आती है तो हमारी गलत है कहीं ना कहीं कुछ। ये इनकमिंग वेक्टर पॉजिटिव भी है, बड़ा भी है सबसे, यहां लिखेंगे x(b)/y2। जब y2 कर रहे हैं हम तो इस वाले कॉलम से इसको डिवाइड करना है, लेकिन ये दोनों टर्म तो देखो माइनस किए हैं तो इनको तो डिवाइड करेंगे ही नहीं, केवल पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा 4, तो 10/5/2 20/5। इस मिनिमम के सामने इनकमिंग के सामने बॉक्स बनाएंगे, इसके सामने आइडेंटिटी वाला जो 1 होगा उसे आउट कर देंगे। ठीक है, अभी हम ये सेंसिटिविटी का कहीं यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। जब ये हमारा टेबल फाइनल हो जाएगी ना सेंसिटिविटी एनालिसिस, तब स्टार्ट होगी हमारी। XB CJ CB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 0 -1 -2 0 Y2 Y3 Y6 -1 3 0। सबसे पहले की एलिमेंट वाली रो लिखनी है हमें, तो 2/5 से इंटू कर दें या 5/2 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। 4 2/5 1 0 1/10 4/5 0 1/2 0 करना है हमें। अब इसमें 1/2 का इंटू करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 करेंगे 2 5 1/5 0 1 1/20 1/4 plus 1/20 20 5 3/10 1/2 का इंटू 2/5 0। अब -5/2 को 0 करना है, ये तो +5/2 पहले से ही है, अब इसमें इंटू करने की आवश्यकता नहीं है हमें, दोनों एक जैसे हैं, अपोजिट साइन के ऐड कर देंगे बस। 11 1 0 0 -1/2 10। ठीक है, फिर डेल्टा जे, इसका इसमें इंटू 2/5 3/5 0, ऐड करेंगे प्लस के 1/5, 0 में से घटाएंगे तो माइनस के 1/5 -1 0 0, ऐड करेंगे -1 में से घटाएंगे तो 0, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा हमारा। -1/10 9/10 8/10 8/10 का मतलब 4/5 माइनस के
4/5, माइनस के 4/5 और 6/5 और ये 0। तो -4 और 6 2/5। अब माइनस करेंगे 2 में से, -2 - 2/5 -12/5 और ये 0। सारे डेल्टा जी नेगेटिव आ गए, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस ऑल डेल्टा जी लेस इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू, जो y1 के सामने वाला होता है ना बेसिक वेरिएबल में, हमेशा बेसिक वेरिएबल ही वैल्यू निकाल के देते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल तो हमेशा 0 होते हैं। बेसिक वेरिएबल का ही मान नॉन जीरो आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नॉन जीरो, ये भी 0 हो सकते हैं, लेकिन वो यहां आएगा 0, फिर तब होंगे 0। तो हमारे पास y1 है ही नहीं इसके अंदर, तो x1 का मान 0, x2 y2 है 4 हो गया, x3 5 हो गया, x4 नहीं है 0, x5 वो भी नहीं है 0 और x6 11। आप बोल सकते इनका क्यों निकाल दिया मान हमने, ये हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए 6 तक ही। अगर हम इन्हें ऐड करते x1 x4 x6 को तो नहीं लिखते यहां पर, अब कोई क्वेश्चन में गिवन है तो इसे लिखने पड़ रहे हैं अब हम। एंड मैक्सिमम जेड बराबर इनका इंटू करेंगे, -4 + 15 + 0 = 11। ये तो हमारा सिंपलेक्स मेथड वाला आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। इतना काम हम पे आना चाहिए। अब स्टार्ट होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है ना। क्या है सेंसिटिविटी एनालिसिस? देखिए जो हम लिखते हैं फॉर्मूलेशन जो किया है हमने, भाई मैक्सिमम जेड बराबर CX होता है, AX लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू B होता है, ऐसी होता है ना। तो इसमें जो C में चेंज करें कुछ भी, हम A के कोएफिशिएंट में चेंज करें या B में चेंज करें, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज होगा या ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन करना ही हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है। इनमें हम चेंजिंग करेंगे और ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन चेंज होगा या सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा CIJ का, यानी कि CJ का। वेरिएशन इन CJ। CJ क्या है हमारे पास, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कोएफिशिएंट है ये, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट होते हैं ये CB में लिखे हुए होते हैं, ये तो लिखे होते हैं CB में। अब ये CB को बिलोंग कर भी सकते हैं और CB को बिलोंग ना भी करें, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर ये CJ जो है CB को बिलोंग करता है तो अलग फॉर्मूला है, बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है हमारे पास। बात करते हैं फॉर C1 की। C1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, बिलोंग कर रहा है CB को, नहीं कर रहा है CB को। अगर CB को बिलोंग नहीं कर रहा है, आप कहोगे सर 0 तो ये रहा, लेकिन ये कौन सा है, Y6 यानी कि C6 है ये, ठीक है ना। बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर वेरिएशन कैसे निकालेंगे, तो सो डेल्टा C1 लेस देन होगा माइनस का डेल्टा 1। डेल्टा C1 होगा माइनस का डेल्टा 1, डेल्टा C2 होता माइनस डेल्टा 2, डेल्टा C3 होता माइनस डेल्टा 3। राइट साइड में होगी टर्म, लेफ्ट साइड में कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है। जब कोई टर्म नहीं होगी तो क्या लेंगे, माइनस के इन्फिनिटी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी डेल्टा C1, डेल्टा 1 का मान कितना है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 कितना है, माइनस के 1/5 माइनस इन्फिनिटी डेल्टा C1 1/5। अब C1 का मान कितना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यहां पर 0, तो हमें वेरिएशन डेल्टा C1 का थोड़ी निकालना है, हमें तो वेरिएशन C1 का निकालना है। तो डेल्टा C1 को C1 बनाने के लिए जो भी C1 की वैल्यू होगी उसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो 0 है C1 की वैल्यू, तो 0 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया इसमें, तो माइनस इन्फिनिटी C1 1/5, यानी कि C1 का मान अगर हम 1/5 से छोटा ले, कितना ही भी छोड़ ले फिर, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा हमारे पास। अगर C1 का मान हम इस रेंज के अंदर लेते हैं तो क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा चेंज,
अगर इस रेंज से बाहर का लेंगे तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेंज हमारी वो निकल के आई जहां पर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेंज हो रहा है। अब वेरिएशन निकालेंगे हम C2 में। C2 देखो क्या है टेबल के अंदर, लास्ट टेबल से मतलब है हमारा जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो लास्ट टेबल देकर भी आ सकता है अगर 7.5 नंबर में आ रहा है तो। कितना है C2 की वैल्यू? फॉर C2 के लिए C2 का मान है -1, ये तो CB को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा सॉल्यूशन हमारे पास में, डेल्टा C1 लेस देन और ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ y1j लेस देन 0 डेल्टा j बटे y1j, और यहां लेंगे मैक्सिमम ऑफ y1j ग्रेटर देन 0 डेल्टा j बटे y1j। ये होगा हमारे पास में सॉल्यूशन। जो फॉर्मूला है उसमें यहां पर kj होता है, क्या होता है kj, तो हेयर k इक्वल टू कितना है 1 है। तो ये 1 किसकी वजह से है, इस वाले 2 की वजह से नहीं है। ये C2 जो है वो कौन से नंबर पर लिखा हुआ है टेबल में, फाइनल टेबल में ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है, तो k का मान 1 है। दूसरे नंबर पर लिखा होता k का मान 2 होता, तीसरे पर लिखा होता k का मान 3 होता, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि पहले कॉलम की बात कर रहे हैं हम, इस कॉलम की। इस कॉलम में बात किसकी हो रही है, लेस देन और ग्रेटर देन 0 वाले टर्म्स की। ये लेस देन ग्रेटर देन 0 लेना किसमें है हमें, बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम, बिना आइडेंटिटी वाले कॉलमों में, यानी कि इसको भी नहीं काउंट करना हमें इसको भी काउंट नहीं करना, हमें इसको भी काउंट नहीं करना। ये तो आइडेंटिटी वाले कॉलम हो गए। बचे हुए एलिमेंटों में देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है तो तीनों ही लेफ्ट साइड में आएंगी वैल्यू। तो यहां पर आएगा हमारे पास मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 अपॉन y11 डेल्टा 4 अपॉन y14 डेल्टा 5 अपॉन y15 डेल्टा C2 है। डेल्टा C2 लेस देन इंफिनिटी, इधर तो है ही नहीं कोई नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। तो डेल्टा C2 हमारे पास में सारी की सारी टर्म कैसी थी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बिना आइडेंटिटी वाले कॉलमों वाली जो टर्म्स है वो सारी पॉजिटिव है पहली वाली रो के अंदर, तो सारी टर्म लेफ्ट में आएंगी। इन सब के मान रख दीजिए। मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस के 1/5 अपॉन 2/5 माइनस 4/5 अपॉन 1/10 माइनस 12/5 अपॉन 4/5 डेल्टा C2 लेस देन इंफिनिटी। तो हो गया मैक्सिमम ऑफ -1/2, ये हो गया हमारे पास में 40 माइनस के 8, और ये हो गया हमारे पास में माइनस के 3। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, -1/2। माइनस में सबसे छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी होती है। अब हमें C2 में निकालना है, डेल्टा C2 में थोड़ी निकालना है वेरिएशन। और C2 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे इसमें, तो -3/2 C2 इंफिनिटी। यानी कि C2 की वैल्यू अगर -3/2 से बड़ी ले और इंफिनिटी तक ले लें तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी हमारी। अब बात करते हैं C3 की। फॉर C3 की वैल्यू कितनी है 3,
बिलोंग करा सीबी को, कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो के का मान 2 हो गया हमारे पास। डेल्टा C3 लेस देन मिनिमम ऑफ Y2J लेस देन 0, डेल्टा J बटे Y2J मैक्सिमम ऑफ Y2J ग्रेटर देन 0, डेल्टा J बटे Y2J। अब इसमें देखते हैं, इसमें वही कॉलम देखने हैं हमें बस बिना आइडेंटिटी वाले, यहां भी सारे पॉजिटिव है, एक तरफ ही आएगी टर्म केवल, डेल्टा 1 अपॉन Y21, डेल्टा 4 अपॉन Y24, डेल्टा 5 अपॉन Y25। इधर है ही नहीं टर्म तो इंफिनिटी। डेल्टा 1 का मान है -1 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 5, -4 अपॉन 5 अपॉन 3 अपॉन 10, -12 अपॉन 5 अपॉन 2 अपॉन 5। ये हो गया मैक्सिमम ऑफ -1, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 8 अपॉन 3, और ये हो गया हमारे पास -6। -1 हो गया मैक्सिमम, जो माइनस में सबसे छोटी है वही बड़ी है, और C2 की वैल्यू कितनी थी 3, C3 की C3 है, 2 हो गया गलती से, C3 की वैल्यू कितनी है 3 है हमारे पास, तो 3 यहां पर ऐड कर देंगे, तो डेल्टा C3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार और देखें इसे, आगे भी है, और हमें C4 में भी निकालना, C5 में भी, C6 में भी, तो इस तीनों को एक बार और देख लीजिए। पहला चेंज निकाला C1 में हमने, C1 की वैल्यू कितनी है 0, कैसे पता, ये C1 है, C2 है, C3, C4, C5, C6। C1 का मान 0 है, और 0 हमारा CB को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि C1 के नीचे लिखा हुआ Y1, यहाँ पे Y1 नहीं है, इसलिए नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 0 तो है, लेकिन ये Y6 वाला 0 यानी ये वाला 0 है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है। जब बिलोंग नहीं करेगा तो डेल्टा C1 बराबर होगा माइनस डेल्टा 1 के। अगर यहाँ पर C2 होता तो डेल्टा C2, C3 होता तो माइनस डेल्टा 3 हो जाता, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं मेरे पास। तो डेल्टा C1 और डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है 1/5 माइनस के, तो प्लस के 1/5 हो गया। अब डेल्टा C1 से C1 बनाने के लिए जो C1 की वैल्यू है उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो डेल्टा C1 में चेंज हो जाएगा। C2 में वेरिएशन निकालने के लिए C2 की वैल्यू -1 है, -1 तो CB के अंदर है, और कहां पर है, पहले ही नंबर पे है, तो K का मान 1 लेके चलेंगे। ये फॉर्मूला होता है, KJ में होता है फॉर्मूला, K का मान 1 रख लिया है हमने यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर डेल्टा J लेने को, जो Y1J कौन कौन से लेने हैं, Y1J लेने हमें जो बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम से, ये बिना आइडेंटिटी वाला कॉलम है, ये बिना आइडेंटिटी वाला कॉलम है, ये बिना आइडेंटिटी वाला कॉलम है, तो 2/5, 1/10 और 4/5 वो काउंट करेंगे, यानी डेल्टा 1, डेल्टा 4 और डेल्टा 5, डेल्टा 1, डेल्टा 4, डेल्टा 5 अपॉन Y11, Y14, Y15 रख दी वैल्यू, -1 तो सबसे बड़ा आया, लेकिन वैसे तो डेल्टा C2 का है, हमें निकालना C2 का, तो C2 की वैल्यू कितनी है -1, -1 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो वेरिएशन C2 का आ गया। अब बात करेंगे C3 की, C3 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब कौन से नंबर पर लिखा हुआ है C3, यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो K का मान 2 हो गया। अब इन वाले एलिमेंटों को यूज करना है हमें, तो फॉर्मूला लिख दिया ऐसे ही 2J करके, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सब लेफ्ट में आएंगी वैल्यूज, डेल्टा 1, डेल्टा 4, डेल्टा 5 सारे मान रख दिए, सबसे बड़ा है -1, यह डेल्टा C3 का वेरिएशन, C3 निकालने के लिए 3 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि C3 का मान 3 है, तो C3 का वेरिएशन आ गया। इसी प्रकार जब हम C4 का निकालेंगे ना, तो C4 तो यहां पे है नहीं, तो सीधा पहले वाले C1 वाले तरीके से निकलेगा। C5 निकालेंगे, वो भी पहले बार C1 वाले तरीके से निकलेगा, जो C6 निकालेंगे वो फिर इस फॉर्मूले से। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्म भी है और 2 पॉजिटिव टर्म भी है, यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू आएंगे, ठीक है ना, बता रहा हूं।